हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी किया था और आज ही हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लेकर गॉस लॉ तक, यानी कि लेक्चर अंत होते होते हम लोग गॉस लॉ इनिशिएट कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम लोग थोड़ा पहले एरिया के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज एरिया? देखिए, एरिया तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एरिया में डायरेक्शन लगाकर पढ़ने वाले हैं। यानी कि एरिया क्या होता है? एक तरह का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एरिया। हमने वेक्टर पढ़ाते समय दो चीजों पर बेसिकली फोकस किया था कि एरिया और एंगल। अगर एरिया और एंगल दोनों स्मॉल हो तो ये वेक्टर होता है, और अगर एरिया और एंगल दोनों अगर लार्ज हो तो ये स्केलर होता है। ठीक है, तो स्मॉल एरिया एंड स्मॉल एंगल इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दैट्स व्हाई स्मॉल एंगल एंड द स्मॉल एरिया बोथ हैव डायरेक्शंस। दोनों के पास डायरेक्शंस होंगे, बट लार्ज एरिया एंड लार्ज एंगल बोथ आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड इट हैव नो डायरेक्शन, और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो हम लोगों को एरिया वेक्टर की आवश्यकता होगी, यानी कि स्मॉल एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो एरिया का डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होता है, इसमें दो चीज होता है। एक तो आता है इसके पास मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या आएगा? डायरेक्शन। अगर हमारे पास एक सरफेस है, ये स्क्वायर है, ये ए और ये भी ए है, तो इसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगा एरिया का? एरिया का जो डायरेक्शन होता है ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरिया का जो वैल्यू है ये ऑलरेडी आप लोग डिसाइड कर चुके हैं। क्लास 7 से ही ये चीज पढ़ते आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always perpendicular to the plane of area and towards viewer। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो कि एरिया का डायरेक्शन बताता है कि जो एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ एरिया। एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एंड टुवर्ड्स व्यूअर, और व्यूअर के तरफ होगा। नाउ एक हम आपको दिखाते हैं कि जैसे ये हमारा एक एरिया है। ठीक है, ये चीज देखिए, एरिया है, ये एरिया है। तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे सर, ये a इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई गुने चौड़ाई, ऐसे निकालेंगे इसका। अब डायरेक्शन क्या होगा सर? तो इस एरिया का डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकता है, एक तो ये है ना, देखिए इसके परपेंडिकुलर, और दूसरा इस डायरेक्शन में। एक ये भी परपेंडिकुलर इसके हो सकता है और एक ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। जैसे ये कोई प्लेन सरफेस है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, एक ये वाला और एक इसके अंदर वाला। तो अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको ये लेना है या फिर अंदर वाला लेना है। तो ये डिसाइड करता है टुवर्ड्स व्यूअर। अगर कोई पर्सन इस साइड से, अभी जिस साइड बना रहे हैं बोर्ड के इस साइड से देख रहा है, उसके लिए एरिया वेक्टर ये होगा। और अगर कोई पर्सन इस बोर्ड के पीछे से देख रहा है तो एरिया वेक्टर इसके पीछे वाला डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसको, इस सरफेस को आप लोग, तो आपके लिए एरिया वेक्टर ये हो गया, और मैं इसके पीछे हूं तो मेरे लिए एरिया वेक्टर ये वाला हो गया। ठीक है,
ये चीज। तो एरिया वेक्टर क्या होता है कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है अपने सरफेस पर और टुवर्ड्स व्यूअर होता है। नाउ ये चीज ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर मान लेते हैं यहाँ इसकी बात हम लोग करते हैं, ये एरिया है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, अगर हम इधर से देख रहे हैं, बाहर साइड से देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बाहर की तरफ होगा, और बाहर की तरफ होगा तो कोई भी चीज अगर बाहर की तरफ है तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ है, ये एरिया वेक्टर। ऑब्जर्वर कहाँ है? इस साइड है, तो हम यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं क्या बाहर की तरफ है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मानेंगे, ऐसे x मान लिए, इसको y मान लिए, और ये बाहर की तरफ z है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसके बदले लिख सकते हैं कि a स्क्वायर सर k कैप, यानी z के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? k कैप यूज करते हैं। इसका एरिया हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसको हटा देते हैं, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई छोटा सा सरफेस है, क्योंकि बड़ा लार्ज सरफेस देंगे तो एरिया वेक्टर होगा नहीं, तो ये चीज है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये क्या है? ऑब्जर्वर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यूअर, देखने वाला। तो देखिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा लाइन हो गया? ये हो गया। तो इसका जो एरिया है, मैग्नीट्यूड अगर a है, ये क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा इसके एरिया, और ये इस पर क्या है? 90 डिग्री का। लेकिन अगर कोई व्यूअर यहाँ से देख रहा है, आंख लगे हुए, तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा सर? इसके लिए ये वाला एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो व्यूअर का पोजीशन बदलने से मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, डायरेक्शन में फर्क आ जाएगा, यानी कि इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये होगा, दैट इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, अब चलिए इसको हटा देते हैं। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर तो चारों साइड से घिरा हुआ है, तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे है, देख रहा है, और इसमें से एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिए, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो इस पर परपेंडिकुलर, यानी कि इधर। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ये चीज। तो ये चीजें हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई क्यूब है, ये, तो या इस क्यूब में कितने सरफेस है? किसी भी क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस है ना, 6 सरफेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। तो सभी का अगर इस क्यूब को हम लोग देखेंगे तो अंदर जाके तो देखेंगे, बाहर से देखेंगे। तो अगर इस सरफेस की हम बात करें, ये वाला, ये, तो इसका एरिया वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, अगर इस सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये जो इस पर परपेंडिकुलर हो। तो इस सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो इस पर परपेंडिकुलर हो। तो एरिया वेक्टर हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालते हैं, और मैग्नीट्यूड तो आप लोगों को ही पता है, नोट कीजिए इसको। आगे अब हम लोग फ्लक्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं इसको? फाई, ग्रीक के जो सिंबल है इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ईवी लिखा जाता है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि ई फॉर इलेक्ट्रिक, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है उसी प्रकार से एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। तो इसके लिए हम लोग फाई बी यूज करते हैं। ये इसके लिए है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो इन जनरली इलेक्ट्रिक अगर चैप्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, तो यहाँ पर जनरली फाई लिखा रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है। और अगर मैग्नेटिज्म का चैप्टर रहेगा, वहां पर मेंशन क्या रहेगा कि दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, और हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले करता है, इसका काम क्या है? आपने बहुत सारे टर्म्स पढ़े होंगे, सबका अपना प्रॉपर काम होता है। सभी जो टर्म्स होते हैं, सभी जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है और फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। किसी पार्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में बताता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? ये हमको बताता है कि किसी पार्टिकुलर सरफेस कितना लाइन क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है? हमको बताता है
कि किसी भी पार्टिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलरली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? नेक्स्ट लेक्चर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बता चुके हैं और बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस तो करना नहीं है, लेक्चर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएगा, फ्लक्स समझ में नहीं आएगी, फ्लक्स नहीं आएगी तो आप गॉस लॉ नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे चलिए, तो ये करता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इट इज अ टर्म that define the, इसको परिभाषित करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through any surface perpendicularly ठीक है। किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली जितने फील्ड लाइन पास करेंगे वही क्या कहलाता है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही ये बात पता चलता है कि किसी भी सरफेस से कितना लाइन परपेंडिकुलरली क्रॉस करना है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये वाला सरफेस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये क्या है, फील्ड लाइन, ये पास कर रहा है। तो कितना नंबर ऑफ लाइन पास कर रहा है, ये किस वैल्यू से पता चलेगा, फ्लक्स से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, फ्लक्स से, मतलब फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा क्या है, सरफेस है। तो इससे कितना फ्लक्स पास करना है, ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, कितना लाइन पास करेगा, ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। पहला सर एक बात पे डिपेंड करेगा, एरिया पर। अगर आपका सरफेस बड़ा है, ठीक है, तो यहां से जो फ्लक्स पास करेगा सर वो ज्यादा पास करेगा, मतलब सर फ्लक्स जो है ना वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बहुत सिंपल बात है। अब ये लाइन सर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है, इतनी दूरी पे है। अगर लाइन सर ज्यादा क्लोज हो जाए, ये बहुत नजदीक से पास करे, घना हो जाए लाइन, तब भी सर ज्यादा पास करेगा, हाँ तब भी करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है सर कि अगर लाइन घना हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी नंबर 4 हम बताया था, तो लाइन घना है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा तब भी ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, तब भी ज्यादा लाइन पास करेगा। मतलब क्या है कि सर जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए अब एक और चीज, यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात की गई है ना, तो जब परपेंडिकुलर की बात यहाँ पर की गई है फ्लक्स के केस में, तो अगर ये वाला एरिया, एक मिनट इसको समझिएगा, यहाँ पर चलिए इसको ये ऐसे समझते हैं, ये है, अगर इसको हम लोग ऐसे तिरछा करते हैं, अभी समझिए ये ऐसे है, लाइन पास कर रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे तिरछा कर दे तो क्या उतना ही लाइन परपेंडिकुलरली पास करेगा, नहीं करेगा। अब देखिए अभी ऐसे था तो ये परपेंडिकुलर ये वाला था, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ये भाग जाएगा। अब लाइन तो ऐसे ही पास कर रहा था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि हमने परपेंडिकुलर ही लिया है, ठीक है। तो ये जो एरिया लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखा गया है परपेंडिकुलरली, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना पास करता है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज सामने आई कि जो फ्लक्स होगा सर वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अब ये भी बोल सकते हैं सर एरिया जो आपका है परपेंडिकुलर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब चलिए एक और जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर यही फील्ड लाइन, ठीक है, फिर से ये फील्ड लाइन आ गया अपने पास ये, और अब जो हमारा एरिया है वो ऐसे लिए है सर, इतना एरिया ऐसे सिलेक्ट, और इसका एरिया कितना है, ए है,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। अब एरिया वेक्टर किधर होगा, तो सर एरिया वेक्टर इसका ये वाला परपेंडिकुलर हमेशा एरिया। तो जो कंपोनेंट हमको लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में लेना है, एनी सरफेस परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए टर्म दैट डिफाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगा वो कंपोनेंट हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया परपेंडिकुलर लिख दिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब along the area वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा ये। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ये पास कर रहा हूं और एरिया वेक्टर ये, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पास कर रहा है और एरिया वेक्टर ये। अब इसके बीच का एंगल मान लीजिए कि थीटा है। यहाँ पर ऐसी कोई केस नहीं थी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही जा रहा है, लेकिन ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पर है। तो ई का ये वाला कंपोनेंट हम कौन सा लेंगे, अच्छा बताइए। अगर यहाँ पर फ्लक्स बोले डिसाइड करने के लिए तो सर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक बात हो गया। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये ई है तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई cos थीटा होगा, यानी कि ये सर ई cos थीटा। तो फ्लक्स क्या हो गया, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ई cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखिए अगर इसको आप कंबाइनली लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, तो देयरफॉर जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए ई cos थीटा, ये आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा के, इसका वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए ई cos थीटा, ये आ जाएगा। देयरफॉर फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा ए cos थीटा, इसको लिख सकते हैं, और ये फ्लक्स इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का, या इसको आप याद रखेंगे ई cos थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई cos थीटा, जहां पर वेयर, जहां पर थीटा क्या है, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, और दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला फ्लक्स को कैलकुलेट करने का। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हुए छोटे से एरिया के लिए कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग एरिया वेक्टर यूज कर रहे हैं, और एरिया वेक्टर किसके लिए होता है, स्मॉल एरिया के लिए होता है। तो दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये समझ में आया होगा। नो, अगर इसको आप स्टेटमेंट करके लिखना चाहते हैं, यहाँ पर ये बात तो लिख दी, हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली dot product of electric field vector and area vector will be equal to the electric flux. Dot product of electric field vector and area vector will be equal to the electric flux. ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, इस बात को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर से हटा रहे हैं, रुक के इसको नोट कीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ये क्या है आपका एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, will be equal to electric flux, यानी कि phi, that is phi equal to क्या हो जाएगा E dot A, स्मॉल एरिया के लिए E dot A। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखिए थोड़ा फिगर कि ये छोटा सा एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो सर एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा, ये वाला एरिया वेक्टर ये है सर, छोटा सा एरिया है इसलिए हम लोग डीएम ले सकते हैं। एरिया को हम लोग डीएस भी कभी-कभी लिखा जाता है बहुत सारे, ठीक है, डीए छोटा सा, और इसके बीच के अंदर थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग डीए यूज कर सकते हैं छोटे से एरिया के लिए। ठीक है, तो phi इक्वल टू ई डॉट डीए, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है
फ्लक्स का। इसी को थोड़ा बढ़ाएंगे तो फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई को भी हटा देते हैं, ये फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। डी ए क्या है, छोटा सा एरिया है ये, और वह जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ये चीज आपका डी ए यानी कि एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर ये चीजें आपको पता चल जाएगी तो आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। Now, if theta equal to 0 डिग्री, देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देन फ्लक्स कितना हो जाएगा, जरा निकालिए तो ई डी ए cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि ये आ जाएगा E इंटू डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अगर दोनों के बीच का एंगल 0, यानी कि ये हमारा अगर एरिया है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, देखिए एरिया वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है 90 डिग्री पे ये आ जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन अगर थीटा 90 हो जाए तब फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थीटा 90 हो जाए तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ, ये फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ये फ्लक्स मैक्सिमम होता है अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी कि अगर लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करता है किसी भी सरफेस से तो फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सरफेस के परपेंडिकुलर या फिर अलोंग द एरिया वेक्टर, दो यहाँ पे देखिए दो बात है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, दोनों का मतलब देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर यही बात हुआ, या फिर अलोंग द एरिया वेक्टर अगर हो जाए तब फ्लक्स मैक्सिमम होता है। और ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि ये हमारा फिर से ये है, ठीक है, एरिया वेक्टर है, एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और अगर लाइन ऐसे पास कर रहा है, ये लाइन ऐसे पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तब फ्लक्स कितना पास करता है, 0 पास करता है, ये चीज है। चलिए आगे देखते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 90 से छोटा हो, केस थर्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये दो के बाद तीसरा, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए ये आपका सरफेस, फिर से इसका एरिया किधर होगा सर, इधर एरिया होगा परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सर इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये इसके बीच का एंगल थीटा है, और ये क्या है 90 से छोटा है। तो अगर थीटा 90 से छोटा है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, देन cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये सब ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और अगर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो जाए, देन अगर थीटा 90 से बड़ा कैसे होगा, तो ऐसे होगा सर, ये आ गया। चलिए ये सरफेस है, एरिया वेक्टर तो यही होगा सर अगर व्यूअर इस साइड है तो, और फ्लक्स सर ऐसे पास कर रहा है, फ्लक्स सॉरी फील्ड ऐसे पास कर रहा है, ये थीटा कितना हो गया 90 से बड़ा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो cos फाई कितना हो जाएगा, cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और फाई का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से नीचे आ गया। तो देखिए जब फाई 0 है तब फ्लक्स, ये सॉरी थीटा 0 है तो फ्लक्स फाई ए के बराबर है। अगर थीटा 90 है तो फ्लक्स 0 है, अगर थीटा 90 से छोटा है तो पॉजिटिव है, 90 से बड़ा है तो नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के सामने आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंक्लूजन, इसको हटा रहे हैं, रोक के लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या निकाल के रख सकते हैं, कंक्लूजन आ गया आपका वैल्यू ऑफ
flux phi may be जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नो, ये हमारा कंक्लूजन निकल के सामने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि यूनिट क्या होगा इसका, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। ठीक है, चलिए आप लोग यूनिट निकालिए फ्लक्स का। कैसे निकालते हैं? फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, यू नो, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और कॉस थीटा, फ्लक्स निकाल के दिखाइए और इसका यूनिट निकाल के दिखाना है। कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक ये। और cos थीटा का क्या होता है? ये cos थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, ये आपका फ्लक्स का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होता है ये सीधा एसआई यूनिट। ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट आपका होता है यार। ये डायमेंशन क्या होता है? अगर हम डायमेंशन निकालना चाहे तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? न्यूटन का क्या होता है? फोर्स है mL/-2, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? L स्क्वायर बाई, और कूलम का क्या हो जाएगा? चार्ज का AT। इसको सोल्व करें, यहाँ पे इसका डायमेंशन आ जाएगा, यानी कि mL3 और A⁻1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज mathematical formula of electric flux is the dot product of electric field factor and area vector, so it is a scalar physical quantity. डॉट प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो फाई होता है, फ्लक्स होता है, वो क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि फ्लक्स में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये लेक्चर लगभग आधे घंटे का हो गया है। हम बोले थे कि गॉस लॉ इसमें करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे और वहां से फिर लास्ट तक हम लोग गॉस लॉ पे जाएंगे, क्योंकि इसमें अभी पढ़ना है। देखिए अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एक चीज तो पढ़ रहे हैं कि छोटे से एरिया के लिए आप फ्लक्स कैसे निकालेंगे। बिकॉज जब आप एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो आप छोटा एरिया की ही बात करते हैं, कैसे निकालेंगे। दूसरी चीज, बड़ा एरिया के लिए भी तो आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर बड़ा एरिया रहेगा तो क्या उससे लाइन पास नहीं करेगा? करेगा, तो उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। क्या कोई क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं करेगा? वहां से भी पास करेगा। तो क्लोज सरफेस में क्या होगा? चार्ज बाहर भी हो सकता है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ लाइन आ सकता है और अंदर से बाहर की तरफ भी जा सकता है। तो दो केस यहाँ से बना, और एक बना कि लाल सरफेस से कैसे पास करेगा। ये तीनों चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और वहां से हम लोग गॉस लॉ की तरफ आगे बढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए।